हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्पार्क कोचिंग सेंटर में। तो गाइस, आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं क्लास 11th की पॉलिटिकल साइंस, जिसका चैप्टर नंबर है 6, नाम है न्यायपालिका। तो दोस्तों, इससे पहले मैंने और भी वीडियोस अपलोड की हैं। अगर आपने अभी तक उन वीडियोस को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, साथ ही साथ मैंने डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दिया है, आप वहां से भी उन वीडियोस को देख सकते हैं। ट्राई करूंगा कि कमेंट में भी दे दूं, ताकि आपको कहीं ना कहीं ईजी हो और भी ज्यादा चीजों को सीखना। तो और मैं साथ साथ बता दूं कि इस चैनल के माध्यम से आपको इंग्लिश स्पोकन कोर्स और साथ साथ 11th 12th क्लास की जो वीडियोस हैं वो भी अपलोड की जा रही हैं। बहुत जल्द हम छठी से लेकर 12वीं तक, छठी से लेकर 10वीं तक, और ट्राई करेंगे कि कॉमर्स को भी यहाँ पर ऐड करें और साइंस को भी, या फिर हम एक अलग चैनल बना देंगे सेपरेट। तो बहुत सब आपके सपोर्ट से ही होगा। तो जो भी चैनल पे न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब करें और उन दोस्तों तक भेजें जो कहीं ना कहीं 11th क्लास में है, 12th क्लास में है और इंग्लिश सीखना चाहते हैं और पॉलिटी इत्यादि पढ़ना चाहते हैं। तो बहुत जल्दी हम, अभी तो मैं यहाँ पर फिलहाल अकेला वर्क कर रहा हूँ, बट आई विल ट्राई कि हमारे साथ पूरी एक टीम हो, ठीक है, और पूरी टीम वर्क करे इन चीज़ों पर, ताकि हम और भी बेहतरीन कंटेंट आपको यहाँ पर दे सके। तो और हमारा एक दूसरा यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है स्पार्क कोचिंग सेंटर फॉर इंग्लिश। तो वहां पर भी हम टीच करते हैं इंग्लिश, तो आप वहां पर भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो देखिए, महत्वपूर्ण जानकारी, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इसमें क्या चीज महत्वपूर्ण है, ठीक है, और उसके बाद आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए, न्यायपालिका सरकार का एक महत्वपूर्ण अंग है। जो न्यायपालिका है वो भी एक महत्वपूर्ण अंग है, किसका? सरकार का। जैसा अभी आपने चौथा, पांचवा, छठा चैप्टर, तीनों सरकार के बारे में ही है, और तीनों में हम सरकार को बहुत डीपली पढ़ रहे हैं कि न्यायपालिका क्या है, विधायिका क्या है, कार्यपालिका क्या है। अगर आपने इससे पहले वाली वीडियोस नहीं देखी तो जरूर जाके देखिए, आपको पता लगेगा कि सरकार के 3 अंग होते हैं, जिसमें से पहला होता है आपका विधायिका, दूसरा होता है कार्यपालिका और तीसरा होता है न्यायपालिका, ठीक है। तो ये 3 अंग है, तीनों में से एक है न्यायपालिका, ये भी एक सरकार का क्या है? महत्वपूर्ण अंग है, ठीक है। देखिए, आगे बता रखा है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता का अर्थ है कि सरकार के 2 अन्य अंग विधायिका एवं कार्यपालिका न्यायपालिका के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करें। देखो, जो न्यायपालिका, उसकी स्वतंत्रता क्या है कि ना, उसके कार्य में ना आपकी जो विधायिका और कार्यपालिका, उसमें कुछ भी हस्तक्षेप नहीं कर सकती। मतलब कि उन्होंने जो कह दिया वो मानना ही पड़ेगा, ठीक है। उस पर ये नहीं कह सकते कि ये गलत है, ये सही है, फलाना है, ढिमकाना है। नो, जस्ट जो बोल दिया वो बोल दिया, वो करना है, वो तय हो गया, ठीक है। आगे देखिए, न्यायाधीश अपने पद पर 65 वर्ष तक रह सकता है। यानी जो न्यायपालिका में जो न्यायाधीश बैठते हैं वो अधिकतम कितने वर्ष तक रह सकते हैं अपने पद पर? 65 वर्ष के, कितने? 65 वर्ष तक। आगे देखिए, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1 अक्टूबर 1937 को हुई थी। कब हुई थी भाई? 1937 को। पेपर में 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है, तो अच्छे से पढ़कर जाइएगा, ताकि आप कहीं ना कहीं इन क्वेश्चंस को पेपर में छोड़कर ना आए। आगे देखिए, दिखा रखा है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या 31 है। कितनी है भाई? 31 है। याद रखना, क्योंकि यही क्वेश्चंस पेपर में आते हैं और फिर बच्चे इन्हीं क्वेश्चंस को अटेम्प्ट नहीं कर पाते, और फिर होता क्या है कि फिर उनके लिए टफ हो जाती हैं चीजें, मतलब कि पास होना भी मुश्किल हो जाता है। तो ट्राई करेंगे कि आप, यहाँ पर मैं भी ट्राई करूंगा कि इंग्लिश की वीडियोस भी डाल दूं, ठीक है। यानी जो लेटर कैसे करना है, जैसे 11th क्लास में तो आपका एडवर्टीजमेंट होता है, ठीक है, और पोस्टर होता है, फिर आपका होता है स्पीच, है ना, और डिबेट, और साथ साथ आपका नोट मेकिंग होता है। तो मैं आपको बता दूंगा किस तरीके से नोट मेकिंग इत्यादि को करना है, ठीक है। तो सारी चीजें आप बस कमेंट करिए ज्यादा से ज्यादा कि किस चीज पे वीडियो लेकर आनी है। आई विल ट्राई कि मैं उस चीज पे वीडियो बनाऊं, ठीक है। तो देखिए, सर्वोच्च न्यायालय में कितने न्यायाधीश हो सकते हैं? अधिकतम 31, और ये मेरा नंबर है और मेरा नाम है बिट्टू कुमार, ठीक है। 8178988103, ये मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है। आप इस पे व्हाट्सअप कर या फिर आप मैसेज कर या फिर कॉल कर आप जान सकते हैं कि पीडीएफ आप कैसे परचेज कर सकते हैं। अगर आप परचेज करने में सक्षम है तो कर सकते हैं, अदरवाइज अगर आप ऐसे ही नॉर्मल पढ़ना चाहते हैं तो नॉर्मल भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, अभी तक हम महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में पढ़ रहे थे, अब हम पढ़ेंगे महत्वपूर्ण प्रश्न जो पेपर में चांसेस है कि आ सकते हैं। मैं वही क्वेश्चन लेके आऊं यहाँ पर जो मोस्टली पेपर में आए हुए हैं, ठीक है। तो देखिए, न्यायपालिका क्या है? तो न्यायपालिका के बारे में जानते हैं। एक ऐसी न्याय करने वाली संस्था जिसमें न्यायाधीश बिना भय और भेदभाव के न्याय करता है, उसे न्यायपालिका कहते हैं। यानी कि एक ऐसी संस्था जो बिना किसी भय, किसी डर के, किसी भेदभाव के, चाहे कोई भी व्यक्ति हो सामने, अमीर हो, गरीब हो, और वो जब न्याय करता है ना कि जिसने मर्डर करा है तो उसको सजा मिलेगी, चाहे वो अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम, चाहे किसी धर्म, किसी जाति से हो,
ठीक है, मतलब सजा सभी के लिए क्या है, बराबर होगी, तो उसे क्या कहते हैं, न्यायपालिका। ठीक है, याद कर लेना, बहुत अच्छी डेफिनेशन है, याद हो जाएगी एक बार में। आगे दिखा रखा है, न्यायपालिका के दो कार्य लिखो। जो न्यायपालिका है उसके दो कार्य क्या है, हो सके पेपर में 6 नंबर का आ जाए तो 6 कार्य लिखने होंगे। ठीक है, तो अभी 2 नंबर का आया तो हम 2 कार्य देखते हैं। पहला दिखा रखा है, न्यायपालिका विधायिका द्वारा पास किए गए कानूनों की जांच का कार्य करती है, यानी कि अगर विधायिका ने कोई कानून पास करा है तो उस पर क्या करती है, उस पर जांच करती है कि ये कानून ठीक है। साथ ही वह संविधान की व्याख्या कर सकती है, साथ ही साथ क्या करती है, संविधान की व्याख्या भी करती है। ठीक है, आगे बता रखा है, न्यायपालिका नागरिक के मूल यानी मौलिक अधिकारों की रक्षा करती है, जिसके अंतर्गत राज्य ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगा जो मौलिक अधिकारों को छीनता हो या कम करता हो। देखो, न्यायपालिका एक चीज की और रक्षा करती है, किसकी, कि जो व्यक्ति को मौलिक अधिकार मिले हुए हैं उस पे उसके खिलाफ कोई कानून ना बनाए जिससे उसका जो अधिकार है वो हनन होता हो। ठीक है, ऐसा कोई भी जो कानून है वो विधायिका नहीं बनाएगी। आगे देखिए, पेपर में ये क्वेश्चन आ सकता है ऑलमोस्ट 6 मार्क्स का, 4 मार्क्स का, तो अच्छे से पढ़ के जाइए। भारत में उच्चतम और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए, यानी अगर आप भारत के न्यायाधीश बनना चाहते हैं सर्वोच्च न्यायालय के या फिर ठीक है उच्चतम न्यायालय के, तो आप पे क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, क्या क्वालिटी होनी चाहिए। ठीक है, ये यहाँ पर बता रखा है। देखो, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को राष्ट्रपति नियुक्त करता है। कौन करता है, राष्ट्रपति नियुक्त करता है, जिसमें निम्नलिखित योग्यताएं होनी चाहिए। क्या क्या योग्यता होनी चाहिए ये जान लीजिए आप। पहला, वह भारत का नागरिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए भाई, सबसे पहले तो वो भारत का नागरिक होना चाहिए। आगे दिखा रखा है, वह राष्ट्रपति की दृष्टि में प्रसिद्ध कानून विशेषज्ञ होना चाहिए, यानी कि उसको ना कानून की नॉलेज बहुत अच्छे से होना चाहिए। ये नहीं कि उसको कानून के बारे में पता ना हो, और कुछ कानून के बारे में पता हो कुछ के बारे में ना पता हो, पता सभी कानून के बारे में होना चाहिए, तभी कहीं ना कहीं क्या होगा, उसको चुना जाएगा, उसको जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश है उसका पद दिया जाएगा। आगे देखिए, तीसरा, वह 10 वर्षों तक किसी उच्चतम न्यायालय में वकील रह चुका हो, यानी वो 10 वर्षों तक क्या रह चुका हो, वकील रह चुका हो। ठीक है, आगे देखिए, वह कम से कम 5 वर्ष तक किसी उच्च न्यायालय न्यायाधीश के पद पर रह चुका हो। क्या रह चुका हो, यानी न्यायाधीश के पद पर रह चुका हो 5 वर्ष के लिए, तभी कहीं ना कहीं उसको क्या बनाया जाएगा, उच्चतम या फिर सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश। ठीक है, समझ में आया। 4 मार्क्स का क्वेश्चन या फिर 6 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर में आ सकता है, तो अच्छे से प्रिपेयर करके जाइएगा, ताकि कहीं ना कहीं अगर ये क्वेश्चन पेपर में आता है तो आप इजीली इस क्वेश्चन को कर सकें। आगे देखते हैं, आगे दिखा रखा है क्वेश्चन 4th, न्यायपालिका से क्या तात्पर्य है, भारत में न्यायपालिका की स्वतंत्रता स्थापित करने के लिए क्या व्यवस्थाएं की गई हैं। तो देखिए, जो न्यायपालिका, सबसे पहले हम ये जानेंगे, फिर जानेंगे कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता किस तरीके से स्थापित होती है, ये जानेंगे। तो देखिए, आंसर है, न्यायपालिका एक ऐसी न्याय करने वाली संस्था है जिसमें न्यायाधीश बिना भय और भेदभाव के न्याय करता है, उसे न्यायपालिका कहते हैं। यानी कि जहां पर न्यायाधीश बिना भय, बिना डरे, बिना किसी भेदभाव के न्याय करता है, उसे न्यायपालिका कहते हैं। ठीक है, अभी हमने पहला क्वेश्चन यही पढ़ा था। अब देखिए, न्यायपालिका की स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए संविधान में निम्नलिखित प्रावधान है, यानी जो न्यायपालिका की स्वतंत्रता उसको बनाए रखने के लिए क्या क्या प्रावधान किए गए हैं, ये आपको यहाँ पर डिफाइन करना है। दिखा रखा है, पहला, न्यायाधीशों की नियुक्ति में विधायिका को शामिल नहीं किया गया है, यानी कि जो न्यायाधीश हैं उनकी जो नियुक्ति होती है उसमें विधायिका का कोई भी मैटर नहीं है, यानी कि उसमें विधायिका हस्तक्षेप नहीं कर सकती। आगे दूसरा, उनके वेतन और भत्ते में विधायिका को शामिल नहीं किया गया है, यानी जो विधायिका होती है उसको किसी भी, जैसे उनकी सैलरी वगैरह क्या है, इन चीजों में कुछ भी शामिल नहीं किया गया है। साथ साथ तीसरा, न्यायाधीशों के कार्य और निर्णयों की व्यक्तिगत आलोचना नहीं की जा सकती, यानी जो न्यायाधीश जो कार्य करते हैं, जो निर्णय लेते हैं, उनकी व्यक्तिगत, यानी कोई व्यक्ति ऐसी आलोचना नहीं करेगा कि ये कर दिया वो कर दिया, ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता। ठीक है, आगे देखिए, कोई कोई व्यक्ति या संस्था न्यायपालिका की आज्ञा नहीं मानता तो न्यायपालिका उसे दंडित कर सकती है। यानी देखिए, अगर कोई संस्था हो, कोई व्यक्ति हो, अगर न्यायपालिका की बातों को नहीं मान रहा है तो न्यायपालिका उसे दंडित कर सकती है। ठीक है, ये सारे इसमें बताए गए हैं कि किस तरीके से न्यायपालिका की जो स्वतंत्रता है वो सुनिश्चित होती है। ठीक है, उसको बनाए रखते हैं। देखिए, आगे बता रखा है, पांचवा, न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए वकालत का अनुभव या कानून का विशेषज्ञ होने की योग्यता निश्चित की गई है। यानी देखो, जो न्यायाधीशों की नियुक्ति करेगा ना, उसके लिए क्या होना चाहिए, उसको वकालत का अनुभव होना चाहिए।
विशेषज्ञ होना चाहिए कानून में, तभी वो किसकी न्यायाधीशों की नियुक्ति कर सकता है। आगे छठा, न्यायाधीशों का कार्यकाल निश्चित किया गया है, जिसे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु तक कार्य कर सकते हैं, कार्यकाल कम नहीं किया जा सकता। ठीक है, अब देखिए बता रखा है ना कि जो न्यायाधीश है ना उसका कार्यकाल ना फिक्स कर रखा है, 65 वर्ष तक वो अपने कार्य को कर सकता है। और ना उससे पहले उसको हटाया नहीं जा सकता, उससे पहले उसको हटाया नहीं जा सकता। हाँ, हटाया जा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा महाभियोग लगा के। ठीक है, तो ये कुछ चीजें आपको ना याद रखनी है, ताकि आप जब पेपर में क्वेश्चन आए तो आप इन क्वेश्चंस का इजीली आंसर्स कर पाए। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर है आपका पांचवा और छठा। ठीक है, तो इसमें दिखा रखा है कि पांचवा कैसा है, जनहित याचिका क्या है, यह किस तरह गरीबों की मदद कर सकती है। यानी कि जो जनहित याचिका है वो क्या है तथा ये किस तरीके से गरीबों की मदद करती है। 6 मार्क्स का क्वेश्चन या फिर 4 का पेपर में आ सकता है, तो अच्छे से इसको कहीं से प्रिपेयर कर ले। और छठा क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय की संरचना एवं कार्यकाल पर टिप्पणी कीजिए। जो सर्वोच्च न्यायालय है उसकी संरचना आपको बतानी है और उसका कार्यकाल बताना है। ठीक है, और टिप्पणी करनी है कि सभी चीजें मतलब डिफाइन करना है आपको पूरा। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन से हमारे चैप्टर 6 के, और फर्स्ट टर्म में इतने ही चैप्टर्स आ रहे हैं, तो बहुत कम चैप्टर्स हैं, आप अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं, अच्छे से पढ़ सकते हैं, आप पे अभी टाइम भी है। तो ट्राई करें कि अच्छे से इनको सभी वीडियोस को एक एक बार करके देख लें, यानी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। आपको डेफिनेटली मैं कह रहा हूं कि अगर 80 मार्क्स का पेपर आता है तो आप इजीली यहां से 60 मार्क्स तो गेन कर सकते हैं अच्छे से पढ़कर। ठीक है, 50-60 मार्क्स ऐसे आ जाएंगे। अगर आप थोड़ा सा नोट्स वगैरह परचेज करके पढ़ेंगे तो हो सके और भी 70+ आ सकते हैं। तो आई विल सजेस्ट टू देम, अगर आप नोट्स खरीद सकते हैं तो बिल्कुल खरीदिए। ठीक है, कोई बड़ी कॉस्ट नहीं है, 6 चैप्टर के लिए 50 रुपीज रखी गई है, और आने वाले टाइम में जो बुक वगैरह है उसकी एक कॉस्ट रखी जाएगी 150। ठीक है, तो पूरी बुक हम देंगे नोट्स में, और जो बच्चे चाहे तो ट्रायल भी ले सकते हैं आप, चैप्टर फर्स्ट का नोट्स लेकर देख सकते हैं कि क्या कैसे हम नोट्स बनाते हैं, कैसे क्या करते हैं, तो आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि कैसे पढ़ा रहे हैं। बाकी आपको आइडिया तो इससे भी हो गया होगा कि हमारे जो नोट्स हैं वो बहुत ज्यादा ईजी हैं, समझने लायक है। ठीक है, और अच्छे से आप उनको पढ़कर ही समझ सकते हैं। बाकी मैं यहाँ पर भी डिफाइन कर दूंगा, और बहुत जल्दी मैं ट्राई करूंगा कि हम अपना एक ऐप भी लॉन्च करवाएं, जिसमें हम उस नोट्स को मतलब कि जो पेड कोर्सेज होते हैं उनमें दें, और बच्चे वहां से कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें सीख सकें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।